हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया है ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और देखते हैं आज के सेशंस का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदा कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। ठीक, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्र का वर्णन किया गया है। ये हम लोग से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग के पास में ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अथर्ववेदा। बात आई समझ में? तो चलिए हम लोग कुछ वेदों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग के पास में कुल 4 वेद है। 4 वेद में से सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग वेद, ठीक है। ये है आपका ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना टेक्स्ट है, ठीक है। जो धार्मिक ग्रंथ है ना, सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है आपका ऋग वेदा। और ये जो फेमस गायत्री मंत्र है जिसको ऋषि विश्वामित्र जी ने कंपोज किया था, ये भी आपका ऋग वेद में ही मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास में सामवेदा, जिसका अर्थ होता है क्या, स्वीट सॉन्ग्स या मेलोडी। बात आई समझ में? ये स्पेशली म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है आपका सामवेदा, ठीक। नेक्स्ट वेद है हम लोग के पास में यजुर्वेदा, जो स्पेशली डील करता है किसके साथ में, सैक्रिफिशियल फॉर्मूलेज के साथ में। क्लियर है ना? जो स्पेशली कहाँ कब यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है परफॉर्मिंग योजना वगैरह परफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है यजुर्वेदा का, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट वेदा है वो है हम लोग के पास में अथर्ववेदा, जो कि डील करता है किससे डील करता है, ये मैजिकल फॉर्मूले से डील करता है या मैजिक एंड चार्म से। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन से देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5% द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो अपने सामान को 20% कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर क्या करता है, ये मार्क करता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर डिस्काउंट देता है कितना, 5% का। तो हम लोग से पूछा गया है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते हैं 100%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से देखिए, मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया कितना, 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है। और जो मार्क प्राइस होगा ना, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि जो मार्क प्राइस है वो 20% हायर है, 20% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। बताइए 100 में 20% ज़्यादा का मतलब क्या होगा, ये 120% होगा या नहीं होगा, बताइए। ये होगा आपका मार्क प्राइस। बताइए समझ में? या तो 120% या जस्ट 100 मानिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, और इसके बाद में देता है डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट कितना देता है, डिस्काउंट देता है आपका 5%। आप खुद बताइए डिस्काउंट कितना दे रहा है, 5%। किस में दे रहा है डिस्काउंट, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब उसने सामान पे दिया 5% का डिस्काउंट, अब 5% का डिस्काउंट उसने किस पे दिया, 120 में, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा किस में दिया जाता है, मार्क प्राइस में। अब मैं यहाँ पर एकदम बेसिक वे में कर रहा हूँ, ऐसे तो ये मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है। अब देखिए 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार, ये 6 बार। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 6 रुपये का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस में दिया, 120 में, ठीक है। अब 120 में डिस्काउंट देगा तो वो बेचेगा कितने में, बताइए। 120 में 6 रुपये का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा वो कितने में, 114 रुपीज़ में। क्लियर है ना, या 114% पर बेचेगा वो। उसका कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना था, 100 रुपीज़ या 100% माना था। बेच कितने में रहा है, 114 रुपीज़ में, अर्थात 114% में। तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ, तो ये खरीदा था उसने 100% में और बेचा उसने 114% में, तो फ़ायदा उसको कितने का हुआ यहाँ पर, 14% का। बात आई समझ में? इसको हम लोग मेंटली भी कर सकते थे, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। रीजनिंग का क्वेश्चन से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग के पास में ABDE, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझको पता है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये है आपका D मतलब 4, E मतलब 5, क्लियर। ये है आपका 7, ये है आपका 8, ये है आपका 10 और ये है आपका 11। डायरेक्टली करना आना चाहिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, गैप चेक करेंगे, ठीक है। 1 और 7 का जो गैप है ना वो 6 का है, 2 और 8 का गैप ये भी 6 का है, यहाँ पर भी +6, यहाँ पर भी +6, सब में +6 है। देखिए 4 और 6 10,
5 और 6 कितना होगा 11, ठीक है, यानी कि सब में कितने का गैप है 6 का गैप है। अब हम लोग यही चीज़ यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए m का मतलब होता है आपका क्या, m का मतलब होता है 13, ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास में m n p q ये यदि हम लोग को न्यूमेरिकल कोड पता है तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। बताइए ये है आपका 13, ये है आपका 14, ये है आपका 16, ये है आपका 17। बात क्लियर। अब हम लोग सब में क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे, यानी कि +6 कर देंगे सब में। तो बताइए 13 में 6 प्लस करने पर क्या होगा, सेम लॉजिक लगेगा 19, और 19 का लेटर कोड क्या होता है S, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। S कहाँ पर है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में, इसीलिए आंसर भी यही करेक्ट होगा। बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए जो n है, n का न्यूमेरिकल कोड होता है आपका 14, ठीक। 14 में 6 ऐड करने पर कितना होगा 20 का न्यूमेरिकल लेटर कोड क्या होता है T। बात क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास में P का न्यूमेरिकल कोड होता है आपका 16, और 16 में 6 ऐड करने पर होता है आपका 22, और 22 का मतलब होता है 22 का लेटर कोड होता है आपका B। बात क्लियर है ना, और B यहाँ पर है देखिए, ठीक। उसी प्रकार से 17 और 6 23 का लेटर कोड होता है आपका W। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु अमोंग द फॉलोइंग हैज इश्यूड द कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे पहले जो रूपी कॉइन था उसको इश्यू किया था। ऑप्शन से हम लोग के पास में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी और अकबर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शेर शाह सूरी। चलिए मैं आप लोग को शेर शाह सूरी के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट। शेर शाह सूरी जिनका शासनकाल रहा आपका 1486 टू 1555, उनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ द सूरी डायनेस्टी, और उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था उनका फारिद खान, ठीक है। इनको शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम था हसन खान, जो कि जागीरदार हुआ करता था सासाराम, कहाँ पर है बिहार में, ठीक है। इनका जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था वो 47 यानी कि 47 सरकारों में क्या विभाजित हुआ था। और उन्होंने जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिनका नाम क्या था डैम इज द सिल्वर कॉइन इश्यूड बाय द शेर शाह सूरी, ठीक है ना। द ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जिसको हम लोग जानते हैं पुराना किला के नाम से, ठीक है, ये भी इन्हीं ने बनवाया है। और द फेमस हिंदी पोइट आप लोग को पता ही है मालिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने लिखा था पद्मावत, जो नोवेल लिखा था, जो उपन्यास लिखा था, वो भी शेर शाह सूरी के समय में ही लिखा था। इन्होंने 1539 में हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चाउसा में, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को दोबारा एक बार फिर हराया था, ठीक है। और इन्होंने जो रूपी करेंसी था ये इन्हीं ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ये भी इन्हीं ने क्या किया था बनवाया था, ठीक है ना, शेर शाह सूरी जी ने। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रीजनिंग का क्वेश्चन से वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। बात आई समझ में। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हम लोग को दिया है 72 × 19 और वैल्यू दिया है 23 के बराबर। आप खुद बताइए क्या ऐसा हो सकता है क्या 72 और 19 मल्टीप्लाई करने पर 23 आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लॉजिक चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 7 × 2 कितना होगा 14, और 9 1 से कितना होगा 9। लेकिन जैसे ही मैंने इन 2 को चेंज कर दिया प्लस में और ऐड करके देखा तो अभी कितना आ रहा है 23। इसका मतलब क्या हुआ है कि डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया है और फिर बाद में जो आया उसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे देखिए 1 × 3, 3 1 जा 3, इसमें देखिए 3 1 जा 3, 4 8 जा कितना होता है 32, और इन 2 को प्लस में चेंज कर दिया तो कितना आ गया है 35 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से अब ये लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो बताइए अब हम लोग से पूछा गया है 39 × 22 का वैल्यू। बताइए 3 9 से कितना होगा, ये तो होगा आपका 27। इन 2 को चेंज कर देंगे प्लस में, 2 2 से कितना होगा 4, तो 27 + 4 कितना आएगा 31। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन से ऑप्शंस 1994, 1971, 1975, 1973। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1973। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम था वो अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। और ये स्पेशली लॉन्च इसलिए करवाया गया था ताकि टाइगर यानी कि जो बाघ है उनका संरक्षण किया जा सके। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पार्टनरशिप बिजनेस का क्वेश्चन से
ध्यान से देखना है आप लोग को। राम, करण एंड रोहन इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो, कैपिटल का जो रेशियो है वो हम लोग को दिया गया है कितना, 2:3:4, यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट है 2:3:4 फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 6:4:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, देखिए उनका जो टाइम का जो रेशियो दिया है वो दिया है कितना है, टाइम का जो रेशियो दिया है 6:4:3 दिया है, ये टाइम का रेशियो। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में ना आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस का केवल एक ही सॉल्यूशन चाहिए। यदि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग को केवल एक ही चीज़ पता होना चाहिए। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यदि आप लोग को ये पता है ना तो आप लोग ईजिली किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है ना, ये प्रॉफिट के बराबर होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन का यूज़ करते हुए। ठीक है, प्रॉफिट मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, यदि हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है। चलिए अब देखिए हम लोग के पास में यहाँ पर क्या है, कैपिटल, हम लोग के पास में टाइम भी है। अब हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बताइए यदि हम लोग को चाहिए प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, मस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 2 6 जा कितना होगा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो रेशियो क्या हो गया, सबका बराबर हो गया। तो आंसर क्या होगा 1:1:1, ये क्या हो जाएगा उनका प्रॉफिट का रेशियो। बात आई समझ में। तो ऑप्शंस में तो यहाँ पर नहीं है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अर्थात नॉन ऑफ दिस। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, हम लोग को पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बस आप लोग को ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया सबसे पहला जो मास मूवमेंट था उनका नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, अर्थात असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 में। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन याद रखना है महात्मा गांधी जी ने इंडिया में सबसे पहले जो अपना मास मूवमेंट चलाया था उनका नाम है चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह ये उनका सबसे पहला मास मूवमेंट था इंडिया में। बात आई समझ में। अब चलिए मैं आगे आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। जो दांडी मार्च वहाँ पर लिखा है, इनको हम लोग जानते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इनको लॉन्च किया गया था कब, 8 अगस्त 1942 को, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट अबॉन्डेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोज इज, वॉल्केनोज अर्थात ज्वालामुखी से सबसे प्रचुर मात्रा में निकलने वाली गैस का नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शंस वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वाटर वेपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एमिट होती है, आपका वाटर वेपर। ठीक है, अराउंड 60% देखिए आपका वाटर वेपर होता है। रेस्ट और भी बहुत ही सिग्निफिकेंट गैस है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वो सारे गैसेज जो वॉल्केनो से निकलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एमिट कौन होती है, आपका होती है वाटर वेपर। बात आई समझ में, अराउंड 60%। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडनेस इन एटमोस्फेरिक सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, एटमोस्फियर में सूर्योदय और सूर्यास्त की लाली किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन से हम लोग के पास में ऑप्शंस रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शंस, डिस्पर्शंस ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, द रेडनेस in the atmosphere of sunrise and sunset is due to scattering of light, ये किसके कारण होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ये स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण, स्कैटरिंग, याद रखना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, रीजनिंग का क्वेश्चन से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये है 1 0 3 8 15, हम लोग को बताना है इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गैप चेक करेंगे। ठीक है, दिए गए नंबरों का गैप, नंबरों के बीच में गैप चेक करेंगे। तो बताइए इसका गैप कितने का होगा, ये होगा आपका 7 का गैप, ये कितने का है, ये 5 का है, ये कितने का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है। तो बताइए 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 क्या होगा 9 होगा। हम लोग को पता है यहाँ पर भी गैप कितने का है, यहाँ पर है आपका गैप देखिए -1 और 0 के बीच में जो गैप है ना वो कितने का है,
आप लोग खुद बता सकते हैं ये +1 का है, कितने का है 1 का है, ठीक है। +1 -1 क्या होगा 0 होगा ना, 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 कितना होगा ये 9 होगा, अर्थात यहाँ पर गैप कितने का होगा 9 का होगा। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट 15 में 9 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 24। तो नेक्स्ट नंबर इस सीरीज़ का क्या होने वाला है 24। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ दी इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन सांबार, चिल्का, डिडवाना और वुलर लेक। एक चीज़ आप लोग को पता तो होना चाहिए कि ये सांबार लेक कहाँ पर है, चिल्का लेक कहाँ पर है, वुलर लेक कहाँ पर है, इनका लोकेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। सांबार है आपका राजस्थान में, चिल्का है आपका उड़ीसा में और वुलर लेक है आपका जम्मू एंड कश्मीर भी, आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिए एक तो है आपका लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, मैंने क्या बोला लार्जेस्ट इनलैंड है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, एक तो आप लोग को ये पता होना चाहिए सॉल्ट वाटर लेक, यदि आपसे ये पूछा जाता लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक पूछा जाता तो यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर हो जाता क्या सांभर लेक, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांभर लेक, लेकिन लार्जेस्ट लेक पूछा जा रहा है तो ये आपका होता है चिल्का लेक, क्या होगा आपका चिल्का लेक, बात आई समझ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेस हैव टू डिफरेंट आंसर। देखिए दो आंसर है, एक तो एक सांभर लेक वो भी हो सकता है या चिल्का लेक, ठीक है ना। ये कहाँ पर है उड़ीसा में, बट याद रखना है सांभर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है विद द सरफेस एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो चिल्का लेक है ना, ये देखिए इंडिया लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक विद सरफेस एरिया अराउंड कितना है इसका सरफेस एरिया देखिए 1160, ठीक है ना। और ये किस कैटेगरी में आता है आपका ब्रैकिस वाटर लेक में, बात आई समझ में। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका चिल्का लेक। यदि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक की बात करता तो फिर ये क्या हो जाता आपका सांभर लेक, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए ये इंडिया लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक बोला जाता तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता चिल्का लेक। और फिर एक चीज याद रखना है लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है आपका वुलर लेक, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज, वीडियो को पॉज करना है और खुद से करना है। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस टू मेक करेक्ट, इक्वेशंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग किस दो साइनों को चेंज करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। बस हम लोग को दिया क्या है देखिए 15 + 15 एज लिख लेना है पहले, -2 × 10 डिवाइडेड बाई 35 और इसको इक्वेट करना है किसके बराबर 16 के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, ऑप्शन लगा के यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग को चेंज करना है प्लस एंड माइनस चेक करने पर आंसर होता है या नहीं होता। देखिए 15, ठीक, प्लस को माइनस कर दिया तो ये माइनस को प्लस कर दिया, ये 2 × 10। अब इसको चेंज नहीं करना है, डिवाइड करना है किससे 35 से। अब बताइए क्या ये 16 के बराबर आएगा, कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है ये 7 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 5 7 जो और यहाँ पर 5 2 जो, तो ये 2 2 जो 4 4/7 कैंसिल नहीं होता है, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए इंटू और प्लस को चेंज करके देखते हैं, सॉरी इंटू और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी को पुट किया तो 15 और 15 + 15 तो एज इट इज रहेगा 15 + 15, क्योंकि हम लोग को चेंज करना है डिवाइड और इंटू को, ठीक है। अब माइनस है 2, इंटू को कर दिया डिवाइड और डिवाइड को कर दिया क्या, ये 10 है, डिवाइड को कर दिया इंटू। अब बताइए ये तो 350 के आसपास तो यहीं पर है, क्या ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को मैं उठा के लगा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 में मेरा क्या -n/, बात आई समझ में, -n है। मैं ऑप्शन नंबर 3 को भी पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ऑप्शन नंबर 3 को पिक किया तो माइनस और इंटू को चेंज करना है, तो ये तो 15 + 15 ही रहेगा, माइनस को इंटू कर दिया 2 और इंटू को माइनस कर दिया 10, डिवाइड एज इट इज रखना है 35, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा से यहाँ पर नीचे 7 आ रहा है, तो ये भी तो आंसर नहीं हो सकता। आप लोग कैलकुलेशंस करके देख लेना। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 2/7, जबकि हम लोग को 7 से अब तो कैंसिल ही नहीं होगा। देखिए तो आंसर ये 16 के बराबर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 है अब हम लोग के पास में बचा, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देखिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, ठीक है। डिवाइड को प्लस बनाना है, प्लस को डिवाइड बनाना है। चलिए प्लस को डिवाइड बना दिया, 15 डिवाइडेड बाई 15, -2 × 10, डिवाइड को प्लस बना देना है 35। अब चेक करते हैं 16 के बराबर आता है नहीं आता है। देखिए 15 डिवाइडेड बाई 15 1, -2 × 10 20,
35 कितना होगा, अब देखिए सॉल्व करना है ना, ये 16 के बराबर आ जाएगा। 35 + 1 36 - 20 कितना होगा, ये 16 के बराबर होगा। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बस वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। रेशियो का क्वेश्चन से देखिए, द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3:4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और दोनों के वर्गों का जो सम है या योग है वो कितना है, 400 है। तो हम लोग को बताना है सम ऑफ द नंबर, नंबर का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक नंबर है 3x और दूसरा नंबर मैंने मान लिया 4x। अब ये हम लोग से बोल दिया गया है कि यहाँ पर इन दोनों के वर्गों का जो योग है, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और x का स्क्वायर होगा 9x², ठीक है। अब 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और x का स्क्वायर होता है x²। अब इन दोनों को जो जोड़ने पर जो आ रहा है सम वो किसके बराबर आ रहा है, 400 के बराबर। अब हम लोग से पूछा गया है सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि x + y, हम 3x + 4y हम लोग से ये पूछा गया है, ठीक है। 3x + 4y का सम बताना है, सम ऑफ द नंबर्स बताना है हम लोग को। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 16 + 9 कितना होगा, ये होगा आपका 25x²। बात क्लियर है। और ये किसके बराबर है, 400 के बराबर। यदि मैं इससे इसको कैंसिल कर दूँ, बताइए कितना आएगा, ये आएगा, ये जाएगा आपका 16 टाइम्स और x² = 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 के बराबर आएगा। किसके बराबर, 4 के बराबर। बस यहाँ पर रख देना ये x यहाँ, ठीक है ना। 3x + 4x है, ये कितना सम हम लोग को निकालना है। तो सम क्या होगा बताइए, सम होगा आपका 3x + 4x, 3x + 4x अर्थात कितना है सम 7x। हम लोग को चाहिए 7x का वैल्यू और x बराबर 4 है, तो 7 × 4 क्या होगा आपका 28। तो कितना होगा 28, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बात आई समझ में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 28। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दोबारा से मैथ्स का क्वेश्चन से देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 34, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज। हम लोग को बताना है डायगोनल का लेंथ, डायगोनल यानी कि कर्ण, विकर्ण, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूँ कि क्या पूछा गया। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया होता है आपका लेंथ × ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। बात क्लियर। पेरीमीटर का मतलब होता है, देखिए 2 लेंथ + ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, आप लोग को पता होना चाहिए। ये कितना है 34 है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से लेंथ + ब्रेथ निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा बताइए, लेंथ + ब्रेथ 17, ठीक है। L + B कितना हुआ 17। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग को एक चीज़ पता है कि LB कितना है, LB है हम लोग के पास में 60। बात क्लियर। चलिए अब हम लोग से पूछा गया है डायगोनल पूछा गया है, इसका मतलब ये पूछा गया हम लोग से लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। बात आई समझ में। हम लोग से पूछा गया है डायगोनल अर्थात विकर्ण पूछा गया है। या तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, या तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे और हम लोग को पाइथागोरस ट्रिपल्स आता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए हम लोग इस 60 को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए। तो 2 नंबर आप लोग को चेक करना है। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए आपको आपका 17 और मल्टीप्लाई करने पर 60। तो वो नंबर क्या होगा आप खुद बताइए, 12 और 5 होगा या नहीं, 12 और 5, 12 5 जो 60, 12 + 5 17। बात आई समझ में। तो लेंथ कितना है 12, ब्रेथ कितना है 5, जोड़ी देखिए 12 और 5 17, 12 × 5 60। बात क्लियर है। लेंथ हम लोग को मिल गया, देखिए हम लोग को पता है, अब ये रेक्टेंगल हुआ तो इसका लेंथ है 12, ये है आपका 5। यदि हम लोग को पता है पाइथागोरस ट्रिपल्स तो हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग को ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी कि लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपल्स होता है आपका 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन, ये आप लोग को आना चाहिए। नहीं तो फिर डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल या विकर्ण निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए, लेंथ √लेंथ² + ब्रेथ²। ये फॉर्मूला आता है तो भी आप लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, ये 25, 12 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 144, दोनों को ऐड करेंगे 169, जो कि होता है किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। बात है समझ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 13। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
16. Which article of the Indian Constitution enumerates फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है या आर्टिकल है जो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की गणना करती है? ऑप्शंस आर्टिकल 50A, आर्टिकल 50B, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51B। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 51A। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो ये आर्टिकल 51 है ये है आपका पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A ये बताता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। बात आई समझ में? चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज था ये आपका ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। कब आया था? 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बाद में जब 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया 2002 में, किस अमेंडमेंट के तहत? 86 अमेंडमेंट के तहत। और अभी हम लोग के पास में टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और इसको रिकमेंड किसने किया था? आपका स्वर्ण सिंह कमेटी है 1976 में। बात क्लियर है ना। और ये कहाँ पर है आपका? ये आर्टिकल 51 में अंडर पार्ट 4A। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द एंटायर जर्नी इज 1/3 आवर्स। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। उनके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये आदमी जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक x किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। तो आने जाने में उनको कुल समय लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम लगता है उनको 1/3 आवर्स, अर्थात 7/3 आवर्स। मैंने इस प्रकार से लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ ओवरऑल डिस्टेंस मैंने कितना माना है? x किलोमीटर। अब जाते समय उनका जो स्पीड है ना, स्पीड कितना है? जाते वक्त उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त जो उसका स्पीड है वो कितना है? 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर ये आते वक्त का स्पीड, और ये जाते वक्त का स्पीड। जाते वक्त वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब बताइए, जाते वक्त उसको कितना समय लगा हुआ? समय लगा होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस x, स्पीड है उसका 12, तो x/12 आवर लगा होगा। आते वक्त उनको कितना समय लगा? आते वक्त उनको समय लगा, देखिए, x डिस्टेंस कवर करना था और किस स्पीड से? 9 की स्पीड से उसने कवर किया। तो बताइए उसको कितना समय लगा? इतना समय लगा। उनको आने और जाने में कुल समय कितना लगा? उनको आने और जाने में x/12 प्लस x/9 इज इक्वल टू, ये तो टोटल टाइम है ना, लगा उसको 7/3 आवर्स के बराबर। किसके बराबर? 7/3 आवर्स के बराबर। बस इसको सॉल्व करना। आप देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 36, ठीक है ना। 12 से 3 टाइम 3 × x 3x प्लस 9 से 4 टाइम 4 × x 4x। मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या है? 7/3, ठीक है। 3 से 12 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अब बताइए, ये 4x प्लस 3x कितना होगा? 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 7, ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इससे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और x बराबर कितना होगा? x बराबर होगा आपका 12 किलोमीटर। x तो मैंने किलोमीटर में एज्यूम किया था। बहुत ही सिंपल है। देखिए x क्या है? उसने जाते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 किलोमीटर। आते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया? 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 24 किलोमीटर। बात आई समझ में? तो ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन ए शॉर्ट एंड कोड लैंग्वेज अकाउंट इज रिटन एज NPPBHAG, व्हाट विल ऑनलाइन बी रिटन एज? अब ऑनलाइन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अकाउंट को कैसे लिखा गया है? अकाउंट ACCOUNT, अकाउंट को लिखा गया है NPPBHAG। बात क्लियर है ना। बस वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। आप लोग को लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए। A बराबर 1, N बराबर 14, ठीक है। मेंटली कर सकते हैं आप लोग।
इन दोनों का जो गैप है ना कितने का है, सबसे पहले गैप चेक कीजिए, 13 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना है, ये है आपका 3, और ये कितना है, ये है आपका 16, p बराबर 16, ठीक। इन दोनों के गैप, इन दोनों के बीच का गैप, ये भी 16, ये फिर दोबारा से c, तो ये 3, तो ये यहाँ पर दोबारा से p, ये आपका फिर दोबारा से 16 हो जाएगा। o ये होता है आपका 15, ठीक है ना, o बराबर 15। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कोड देखा जाए तो रिवर्स कोड होता है इसका 28, क्योंकि z होता है आपका 26, a होता है 27, b होता है आपका 28। तो यहाँ पर फिर से देखिए डिस्टेंस कितने का है, 13 का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि डिस्टेंस हर दो लेटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 13 का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऑनलाइन का हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल कोड, ठीक है, और 13 ऐड कर देंगे ऑनलाइन। बस लॉजिक तो मिल गया, हम लोग को क्या करना है, बात है समझ में, ऑनलाइन। अब ओ मतलब होता है आपका 15, अब 15 में 13 ऐड करने पर क्या होता है, 28, और 28 का मतलब यहाँ पर देखिए 15 में 13 ऐड किया तो कितना होगा, 28, और ओ यहाँ पर है तो 100% यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, स्टार्टिंग लेटर हम लोग का क्या होगा, बी। बात क्लियर। तो देखिए बी एक ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसमें भी है और डी में भी है। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास में एन, ये होता है आपका 14, और 14 में 13 ऐड करने पर ये बन जाता है आपका 27, और 27 का मतलब होता है आपका ए। तो बी ए अर्थात ऑप्शन नंबर सी भी आपका आंसर नहीं होगा, ये बनेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चलिए कैसे देखते हैं। ऑन एल मतलब होता है आपका 12, और 12 में 13 ऐड करने पर होता है ये 25, ठीक है, और 25 मतलब होता है वाई। क्लियर। आई मतलब होता है आपका 9, और 9 में 13 ऐड करने पर होता है आपका 22, 22 का मतलब होता है बी। क्लियर। एन मतलब होता है आपका 14, और 14 में 12 ऐड करने पर 13 ऐड करने पर 27 होता है, और ये बन जाता है आपका 27 मतलब ए। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग के पास में देखिए ई। ई मतलब होता है 5, और 5 में 13 ऐड करने पर बन जाता है आपका 18, और 18 का मतलब हम लोग को पता ही है क्या होता है, ये आर के बराबर। तो आंसर BAY क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1/4 of a tank can be filled by a pipe A in 3 hours and 1/3 of the same tank can be filled by pipe B in 3 hours. How long will both the pipe take to fill the tank? ठीक है, एक पाइप है जो 1/4 टैंक फिल करने के लिए 1/4 टैंक, एक चौथाई भरने के लिए समय कितना लेती है, पाइप ए 3 घंटे का समय लेती है, ठीक है, ये पाइप ए। और पाइप जो पाइप बी है, पाइप बी 1/3 टैंक भरने के लिए समय लेती है कितने का, 4 घंटे, ये भी 3 घंटे का ही समय लेती है। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पाइप ए को कंप्लीट टैंक भरना होता तो, और पाइप बी को कंप्लीट टैंक भरना होता तो कितना समय लगता, 1/4 भरने के लिए 3 घंटे का समय, तो कंप्लीट भरने के लिए देखिए हम लोग 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। ये पाइप ए को लगा हुआ समय। पाइप बी को 1/3 भरने के लिए 3 घंटा, तो पूरा भरने के लिए 3 × 3 कितना लगेगा, 9 आवर्स। अब हम लोग से पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल बोथ पाइप टेक टू फिल द टैंक, और हम लोग, मैंने आप लोग को टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कि यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है और b उसी काम को करने के लिए y दिन का समय लेता है, यदि दोनों मिलके इस काम को करे, a और b मिलके इस काम को करे, तो काम x × y डिवाइडेड बाई x + y दिनों में काम खत्म होता है। क्या मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग इसी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए किसी टैंक को 12 घंटे में भर देता है और बी उस टैंक को भरने के लिए 9 घंटे का समय लेती है, तो बताइए दोनों मिलके इसको कितने घंटे में भर देगा, 12 × 9 डिवाइडेड बाई 12 + 9 कितना होगा, ये 21। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। ठीक, अब ये देखिए कैंसिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 3 कितना होगा, ये 36 डिवाइडेड बाई 7, तो ये अराउंड 5 आवर्स के आसपास में आएगा। किसके आसपास में, 5। ऑप्शंस में है क्या, 5। चलिए ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर देश का। बात आई समझ में? और ये मेंशन किया गया है आपका आर्टिकल 76 में। क्या मेंशन से? ही और सी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये होता है आपका चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। बात आई समझ में? और एट प्रेजेंट जो करंट आपका अटॉर्नी जनरल है भारत का, नाम पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है के वेणुगोपाल, ये आप लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। ही इज द 15th और द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात आई समझ में? यदि हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 148, याद रखना है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148। और प्रेजेंट में कौन है आपका? जी.सी. मुर्मू, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आप लोग को। और नेक्स्ट है आपका देखिए जो लॉ मिनिस्टर है, प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर श्री रवि शंकर प्रसाद, क्लियर, एट प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए चीफ जस्टिस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस प्रेजेंट में कौन है? एन.वी. रमन्ना, ठीक है, जो कि क्या है 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मच टाइम विल टेक बाई 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टू पास अ मैन स्टैंडिंग एट ए स्टेशंस? एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी प्लेटफॉर्म में या किसी स्टेशन में खड़े आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना सेकेंड्स का समय लेती है? ये क्वेश्चन से तो एक चीज़ आप लोग को पता होगा, जो मैंने इसके आगे वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई ट्रेन स्टेशन में खड़े या प्लेटफॉर्म में खड़े किसी आदमी को या किसी टेलीग्राफ पोस्ट को या किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करती है तो वो अपने खुद के लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है या नहीं, बताइए। अब देखिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 100 मीटर, या 100 मीटर एक लंबी ट्रेन किसी आदमी को जो कि प्लेटफॉर्म या स्टेशन में खड़ा है उसको क्रॉस करने के लिए किस स्पीड से जा रही है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे क्रॉस करती है, पता है, इसमें से इस आदमी को क्रॉस करती है। तो हम लोग को बताना है कि इसने इस आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना समय लिया, ठीक है ना। तो हम लोग से पूछा गया है टाइम, और टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। बात क्लियर? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 100 मीटर है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है ना। अब स्पीड देखिए, ट्रेन का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस है मीटर में, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और भाग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 5/18 से, ठीक है ना। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर में और नीचे मीटर पर सेकंड में। अब इसको कैंसिल ही तो करना है, ये और ये खत्म, ठीक है ना। 3 से कितनी बार? 6 टाइम्स। अब बताइए ये 5 से ये कितनी बार? 10, 2 टाइम्स। अब ये 6 ऊपर जाएगा तो ये 2 × 6 क्या होगा आपका? 12 सेकेंड्स। कितना होगा? 12 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना सेकंड्स का समय लेती है? 12 सेकंड्स का। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अमित कैन डू अ वॉक इन 12 days एंड सागर इन 15 days। इफ दे वॉक ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days देन द फ्रैक्शंस ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, ठीक है। पूछा गया है क्या कि अमित किसी काम को कर देता है 12 दिनों में और सागर इसी काम को करने के लिए लेता है 15 दिन का समय। दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और काम 4 दिनों तक साथ में किया। तो हम लोग से पूछा गया है कि अभी कितना फ्रैक्शंस काम करने के लिए बचा है, ठीक है। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एलसीएम और निकालेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क होगा आपका 60। टाइम इन वॉक में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस करा दिया है, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो देखिए एक दिन का काम निकालूँ तो एक दिन का काम कितना होगा अमित और सागर का? तो 1 डे वर्क होगा। देखिए अमित किसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर देता है, तो 60 काम करने के लिए अमित को एक दिन में 5 काम करना पड़ेगा। तो सागर को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 4। भाग कर दिया 60 को 15 से, तो 4 बार जाएगा। यदि मैं अमित और सागर की एक दिन की बात करूँ, अमित और सागर एक दिन का काम कितना होगा? ये 1 डे वर्क क्या होगा दोनों का, बताइए। 5 और 4 9 काम। अमित और सागर एक दिन में कितना काम कर देता है? 9 काम। और दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिनों तक काम किया है? दोनों ने साथ में 4 दिनों तक काम किया है। तो टोटल कितना काम करेगा? टोटल काम, ठीक है। दोनों ने मिलकर साथ में 9 × 4 क्या होगा? 36 काम किया।
36 वॉक तो कर दिया दोनों ने मिलके, ठीक है ना। अब हम लोग से पूछा गया है कि फ्रैक्शंस ऑफ वॉक लेफ्ट, फ्रैक्शंस ऑफ वॉक लेफ्ट कितना काम बचा है, ठीक है। फ्रैक्शंस ऑफ वॉक लेफ्ट आप लोग खुद बताइए, टोटल काम था कितना, टोटल काम था आपका 60 में से 36 काम तो दोनों ने साथ में मिलके कर दिया 4 दिनों में, तो बचा हुआ काम कितना है 24 या 24 काम अभी भी करना बाकी है। लेकिन हम लोग से पूछा है क्या, कितना फ्रैक्शंस काम बाकी है, तो देखिए काम तो बचा है कितना 24, कितने कामों में 60 कामों में, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया है कि कितना फ्रैक्शंस लेफ्ट है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2/5 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में, तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, 2/5 ऑप्शन नंबर सी में देख लेना। बात आई समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम वॉज प्रिपेयर्ड बाय, जो फेमस पेंटिंग था सत्यम शिवम और सुंदरम, उसको किसने प्रिपेयर किया था, ये क्वेश्चन से। ऑप्शंस महेंद्रनाथ सिंह, नंद किशोर शर्मा, राज कपूर, शिवनंदन नौतियाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शिवनंदन नौतियाल, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वो डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन्स, पोलियो वैक्सीन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जोनास साल्क, क्या होगा जोनास साल्क। बात आई समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग को ना लेटर का न्यूमेरिकल कोड पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये जो √AFI लिखा है, हम लोग को पता होना चाहिए कि ए का न्यूमेरिकल कोड होता है आपका 1, ठीक है, एफ होता है आपका 6 और आई होता है 9, 169, और ये जो एम लिखा है ना, ये एम होता है आपका 13, और हम लोग को पता है कि जो 169 लिखा हुआ है यहाँ पर √169, ये 13 का ही स्क्वायर है या नहीं बताइए। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं वो इसको देखूँ ADD, इसको दिखा जाए तो ये देखिए ए का मतलब होता है 1 और डी का मतलब होता है 4, ठीक है, और ये होता है आपका 12 का स्क्वायर, और ये जो एल है ना, एल का न्यूमेरिकल कोड होता है क्या 12। बात आई समझ में, ठीक इसी प्रकार से ही आपका नेक्स्ट है ABA, ए मतलब होता है 1, बी मतलब होता है 2, और ये 1 2 1 मतलब होता है 11 का स्क्वायर, और 11 का जो लेटर कोड होगा वो क्या होगा आपका के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका के। बात आई समझ में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।